वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके संबंध में पोलिंग पार्टियों की जो प्रशिक्षण है वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। कई जगह, जो अधिकांश जगह कह सकते हैं कि प्रथम प्रशिक्षण है वो हो चुके हैं। कई साथियों की डिमांड थी कि इसके संबंध में कुछ विस्तार से जानकारी दी जाए कि पीआरओ साहब के क्या कर्तव्य होंगे चुनाव में, प्रथम मतदाधिकारी यानी PO1 के, PO2 के, PO3 के क्या कार्य होंगे। तो इस संबंध में मैं पूरी एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें विभिन्न कार्यों के संबंध में आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। हालांकि पूरी जानकारी ऑथेंटिक दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी संशय है, आपको कुछ भी अगर डाउट है, तो कृपया चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है या चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनसे संपर्क करके अपनी शंका का समाधान करें। मैं ये वीडियो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए आपको कुछ जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतदान अधिकारी यानी जिसके में सबसे पहला जो मेन, जो एक तरीके से ग्रुप लीडर की बात करें, टीम लीडर की बात करें, तो PRO यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। पीठासीन अधिकारी की क्या भूमिका होती है, उसके क्या कर्तव्य होंगे, चुनाव के दिन उनके क्या काम होते हैं, उसके संबंध में विस्तार से मैंने पूरा जानकारी दी है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रथम मतदान अधिकारी यानी PO फर्स्ट के क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या काम उनको करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि PO फर्स्ट है वो सेकेंड नंबर के जो पोलिंग जो पार्टी उसमें अधिकारी होते हैं। और कई बार अगर मान लो किसी भी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी अगर बूथ में नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में पूरे जो भी बूथ का संचालन है वो प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रथम मतदान अधिकारी की है। क्या क्या कर्तव्य उनके हैं, क्या क्या काम उनको चुनाव के दिन में करने हैं। तो सबसे पहला काम है कि प्रथम मतदान अधिकारी यानी PO1 है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल के प्रभारी होंगे। यानी उनके पास में जो चिन्हित प्रति होगी निर्वाचक नामावली की, उसको उसके बाहर साधक होंगे, उनके प्रभारी होंगे। और सबसे पहला उनका काम होगा कि निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी है। यानी जब भी कोई भी वोटर है वो मतदान करने आएगा, सबसे पहले उसकी जो मुलाकात होगी वो PO फर्स्ट यानी प्रथम मतदान अधिकारी से होगी। जो भी कोई व्यक्ति मतदान करने आएगा वो अपनी जो भी पर्ची होगी, गैर शासकीय पर्ची या शासकीय पर्ची जो भी होगी, वो PO फर्स्ट को दिखाएगा। PO फर्स्ट क्रम संख्या देख करके उसको अपना नाम बोलने के लिए कहेगा और उसके बाद में जो भी मतदाता है वो अपना नाम बोलेगा, एजेंट सहित उसकी पहचान करेंगे। और इसके लिए मतदान अधिकारी कोई भी जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वैध डॉक्यूमेंट्स है जिनके आधार पर पहचान की जानी है वो चेक करेगा। और उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद उसके जो भी मतदाता जो सूची है, चिन्हित मतदाता सूची है या नामावली है, निर्वाचक नामावली है, उसमें लाइन खींचेगा। और क्या क्या काम करने हैं, महिला है तो क्या करना है, ट्रांसजेंडर है यानी थर्ड जेंडर है तो क्या करना है, वो सारी जानकारी भी मैं दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण काम है वो प्रथम मतदान अधिकारी को करना है। तो सबसे पहले तो निर्वाचक की पहचान की जानी है प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा। उसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटोयुक्त जो दस्तावेज है, जो भी चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज है, 11 दस्तावेज या +11 यानी 12 जो भी दस्तावेज है, उनके आधार पर मतदाता की पहचान की जानी है। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पे अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है। बाईं तर्जनी पे अमिट स्याही का निशान होने का मतलब है कि वो मतदाता कहीं पहले मतदान करके आया और दोबारा आ रहा है। तो ये भी प्रथम मतदान अधिकारी चेक करेंगे कि जो भी मतदाता उनके सामने आ रहा है उसकी बाईं तर्जनी देखें, उस पर कहीं स्याही तो नहीं लगी हुई। उसके बाद में जो भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त दस्तावेज है उनके आधार पर, जिसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, EPIC कार्ड यानी जो भी चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र है, इसके अलावा जो भी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट वगैरह, जो भी चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज है उसके आधार पर उसकी पहचान करनी है। उसके बाद में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। यानी वो मतदाता आ रहा है वो अपनी क्रम संख्या के आधार पर, जिस क्रम संख्या उसका नाम है उस नाम के अनुसार उसकी पहचान है, उसके आयु की पहचान या आयु के अनुसार सारी जो प्रविष्टियां हैं उसके अनुसार उसकी पहचान सुनिश्चित करनी है। उसके बाद जैसे प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है जिसमें मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। यानी जो BLO द्वारा या प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जो पर्चियां बांटी जाती है वो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है। वो ID का काम नहीं करेगी या वो एक पहचान पत्र का काम नहीं करेगी, वो सिर्फ क्रम संख्या बताएगी कि उक्त मतदाता का जो मतदाता रजिस्टर है या मतदाता जो सूची है, निर्वाचक नामावली है, उसमें उसका नाम किस क्रम पे है, ताकि
पीओ फर्स्ट है उसकी पहचान आराम से कर सके, उस मतदाता सूची में उसके नाम के आगे जो भी लाइन खींच सके, तो उसके लिए होगा। और इस पर्ची में यानी वोटर इन्फॉर्मेशन जो स्लिप होगी उसमें मतदाता का फोटो छपा हुआ नहीं होगा। पहले के चुनावों में कई बार फोटो भी मतदाता ये पर्चियां भी बांटी गई है, लेकिन इस बार फोटो नहीं होगा। ये पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, किंतु ये पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। तो इसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि जो पर्ची के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान नहीं की जानी है। पर्ची सिर्फ मतदान अधिकारी प्रथम है उसको सहायता इस बारे में करेगी कि वो मतदाता रजिस्टर में उसका या मतदाता जो भी निर्वाचक नामावली है उसमें उसका नाम खोज सके, किस क्रम पे उसका नाम है, इसकी सहायता है। वो पर्ची की सहायता से वो काम आसानी से हो जाएगा। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। मतदाता सूची में जो भी फोटो लगा होगा उसकी पहचान उसके चेहरे को देखकर और उसके साथ में जो भी फोटो युक्त आईडी है उसकी भी पहचान करनी है। यानी मतदाता सूची में जो फोटो उपलब्ध है उससे और साथ में किसी फोटो युक्त दस्तावेज को भी साथ में लाना होगा। ये भी चुनाव आयोग का जो निर्देश है। और परिपत्र 464 26/2023 का जो परिपत्र जारी हुआ है उसमें भी ये क्लियर है कि मतदाता अपना कोई भी पहचान फोटो युक्त पहचान पत्र लेके आएगा। मतदाता पर्ची है वो फोटो पहचान पत्र का काम नहीं करेगी, ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसमें वैसे भी फोटो छपा नहीं होगा, सिर्फ क्रम संख्या होगी। अगला है कि मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करेगी। तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि जो पर्ची होगी वो सिर्फ उसकी क्रम संख्या ज्ञात करने के लिए होगी कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में किस स्थान पे है। उससे उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं की जाएगी। पहचान के लिए उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है वो लाना जरूरी होगा, पर्ची से काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अगला है कि मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो। मतदाता द्वारा लाई गई जो अशासकीय पर्ची है उस कचरा पात्र में डाली जाए। यानी जब भी मतदाता पीओ फर्स्ट के पास में आएगा तो वो अपनी जो पर्ची होगी वो पीओ फर्स्ट को देगा। पीओ फर्स्ट उस पर्ची को देख करके उसकी क्रम संख्या देखेगा। क्रम संख्या पे अंकित उसका नाम है, फोटो है, उसकी पहचान उसके चेहरे को देख करके उसके साथ में लाए हुए आईडी प्रूफ को देख करके करेगा और उस पर्ची को जो भी कचरा पात्र होगा उसमें डालें। इसके अलावा इसके किन्हीं अन्य प्रकार की रद्दी कचरा उसमें नहीं डालें, या जो भी कचरा है वो कुल मिलाकर कचरा पात्र में डालना है। तो पर्ची है वो आगे काम नहीं आएगी, यानी पीओ 1 तक ही वो अशासकीय पर्ची काम आएगी। उसके बाद में पीओ 2 द्वारा जो पर्ची जारी की जाएगी वो अलग पर्ची होगी। वो पर्ची पीओ 3 के पास में जमा होगी, उसका पूरा मैं अलग से काम बता दूंगा। अभी जो पर्ची गैर शासकीय या अशासकीय पर्ची जो लेके आएगा वो सिर्फ क्रम संख्या ज्ञात करने के लिए की काम में ले जाएगी। इसके अलावा प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या पढ़ेगा। जैसे कोई मतदाता आ गया उसकी क्रम संख्या मान लो 55 है तो प्रथम मतदान अधिकारी जोर से बोलेगा क्रम संख्या 55। तो अब उसके बाद में वो व्यक्ति जो मतदाता आया है उसको कहेगा कि आप अपना नाम जोर से बोलें, और जब वो व्यक्ति नाम बोलेगा तो वो मतदाता जो पीओ फर्स्ट है वो उस क्रम संख्या पे नाम को चेक करेगा कि जो नाम वो व्यक्ति बोल रहा है वही नाम है उस क्रम में, और उसका चेहरा है वो फोटो जो वोटर लिस्ट में जो छपा हुआ फोटो है निर्वाचक नामावली उससे मिलान करेगा। उसके बाद उसको कहेगा कि आप अपनी जो पहचान का दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत करके उसको चेक करें कि वास्तव में वही व्यक्ति है जो जिस क्रम की पर्ची लेकर के आया है, जिसका मतदाता सूची में उसी क्रम में नाम है, फोटो है, और उसके पास में जो आईडी प्रूफ है उसमें भी फोटो वही है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा, और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज है तो आप जो भी पीओ फर्स्ट है वो उस व्यक्ति को उसके माता पिता का नाम है, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, भाई का नाम पूछ सकता है, क्योंकि जो मतदाता सूची होगी उसमें उसके जो भी संबंधी होंगे, सगे संबंधी या परिवार के सदस्य होंगे उनके नाम उसी के नाम के आसपास ही होंगे। उनकी क्रम संख्या लगभग उनसे थोड़ी सी आगे या पीछे लगा उसकी क्रम में ही होंगे, तो उससे भी उसकी पहचान कुल मिला करके पीओ फर्स्ट को आश्वस्त होना है कि जो व्यक्ति है वही वास्तविक मतदाता है जिस पहचान की पर्ची वो लेकर आया है। और अगर मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है, उसके बाद में किसी भी स्तर पर चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती। तो प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने पर या हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब जैसे मान लो मतदाता कोई पीओ फर्स्ट के पास में आया, उसने क्रम संख्या बोली पर्ची दे करके कि 55 नंबर का ये मतदाता है वो आया है। मतदाता अपना नाम बोलेगा जोर से, सब पीछे जो भी पीओ फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके पीछे एजेंट बैठते हैं ताकि वो उसकी भी शक्ल देख सके, जो जो भी वोटर है वो मतदान करने आया है, और उसकी पहचान करेंगे, क्योंकि जो भी एजेंट होंगे वो उसी परिक्षेत्र के होंगे, इसका भी निर्देश है।
मतदान अधिकार जो भी अभिकर्ता या एजेंट है उनके क्या क्या निर्देश है उसके संबंध में आपको अलग से जानकारी देने का प्रयास करूंगा, अलग पूरा वीडियो बना करके। तो अब जो मतदाता अगर जो भी आया है उसकी पहचान को अगर कोई एजेंट चुनौती देता है तो चुनौती सिर्फ प्रथम मतदान अधिकारी के लेवल पर दे सकता है। अगर प्रथम मतदान अधिकारी ने उसकी पहचान सुनिश्चित कर ली और उसको PU2 के पास भेज दिया और PU2 पे उसने साइन कर लिए 17 का रजिस्टर में, उसके बाद उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो भी चुनौती देनी है वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास में ही चुनौती दी जाएगी, यानी जब मतदाता उसी के पास होगा तब तक दी जा सकती है। और जब कोई मतदाता जो एजेंट है वो अगर चुनौती देता है तो उसको चुनौती के रूप में 2 रुपये की वो रसीद कटवानी पड़ती है और उसका जो फैसला आएगा वो PRO साहब करेंगे, यानी पीठासीन अधिकारी करेंगे। तो अब जैसे इसमें ये तो हो गया कि पहचान सुनिश्चित करनी है। अगर मान लो वो एजेंट है वो ऑब्जेक्शन करता है कि जो व्यक्ति आया हुआ है, मतदाता आया हुआ है, वो वास्तविक नहीं है, तो उसके लिए वो चैलेंज कर सकता है। तो उसके लिए वो मामला है वो PRO साहब को सौंप देना है और अगले मतदाताओं को बुलाना है ताकि मतदान में व्यवधान नहीं हो। और PRO जो भी है उनकी पहचान है वो अलग अलग दस्तावेज वगैरह से सुनिश्चित करेंगे और अगर उसकी पहचान सही हो जाती है, वही वास्तविक मतदाता है, तो 2 रुपये की जो भी राशि होती है, चुनौती जो फीस होती है वो जब्त हो जाती है। और अगर वो मतदाता फर्जी पाया जाता है तो उसको 2 रुपये जो एजेंट है उसको वापस लौटा दिए जाते हैं और जो मतदाता अगर फर्जी है तो उसको पुलिस को सौंपना है। वो आगे पूरा प्रोसेस आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये काम है प्रथम मतदान अधिकारी इस स्तर तक होगा। अगला जो काम है कि प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद जब आश्वस्त हो जाए कि जो व्यक्ति आया हुआ है वही व्यक्ति है, उसके फोटो युक्त जो मतदाता सूची है उसमें मतदाता से संबंधित जो प्रविष्टि है उसके बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करेगा। मैं आपको आगे फोटो में बता दूंगा किस तरीके से लाइन खींचनी है। तो ये काम है वो भी प्रथम मतदान अधिकारी को करना है, क्योंकि उसके पास मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल यानी जो निर्वाचक नामावली जो चिन्हित प्रति होगी उसमें उसको लाल कलर से लाइन खींचनी है प्रत्येक मतदाता जो मतदान करने आता है उसके नाम के आगे। और उसके बाद में उसको क्या क्या लिखना है, गुणा करना है, क्या करना है, अगर इपिक लाता तो क्या करना है, वो सारी जानकारी आगे बताऊंगा। तो अब जैसे कोई महिला मतदाता आती है तो उसका लाइन तो खींचनी ही है, उसके अलावा उसके मतदाता सूची के क्रमांक पे गोला करना है यानी राउंड बनाना है, ताकि जब भी स्टैटिक्स हो गई या जो PS5 या PS05 जो प्रपत्र भरा जाएगा या समय समय पे सूचना मांगी जाएगी, खास करके फाइनल में कि कितने पुरुष मतदाताओं ने और कितने महिला मतदाताओं ने मतदान किया, तो उस समय आपको आसानी रहेगी। तो इसके लिए मतदाता जो भी महिला मतदाता आती है उसके क्रम संख्या जो भी है उस पर गुणा करना है। आगे मैं चित्र से आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। और अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो उसको स्टार या स्ट्रिक मार्क करना है। और जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी, यानी जो भी मतदाता अपने साथ में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो इपिक कार्ड है, जो मतदाता पहचान पत्र है, वो अगर लेकर आते हैं तो नाम के आगे बाईं ओर ई लिखना है, यानी इपिक का जो पहला अक्षर क्या है कैपिटल ई लिखना है। और अगर कोई अन्य दस्तावेज लेके आ रहा है इपिक के अलावा कोई अन्य दस्तावेज जैसे आधार लेके आ गया, पैन कार्ड लेके आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ गया, तो उसके आगे डी लिखना है यानी डॉक्यूमेंट। तो अगर इपिक है, क्योंकि ये भी जो भी जैसे PRO डायरी होगी या अन्य कई दस्तावेज है उसमें पूछा जाता है कि कितने लोगों ने इपिक के द्वारा मतदान किया और कितने लोगों ने वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदान किया या पहचान की गई, तो उसमें भी आंकड़ा आपके काम आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ई होगा उसको आप काउंट कर लें, बाकी को टोटल में से घटा देंगे तो वो डी का आंकड़ा आ जाएगा, या डी को काउंट करेंगे तो ई का आ जाएगा। ये इस तरीके से जो भी इपिक लेकर आता है उसके आगे इपिक करना है, अन्य को डी करना है। इसके अलावा निवेदित मत यानी जो टेंडर वोट होंगे, अल्प आयु के मामले होंगे, अंत्य शिथिलांग मतदाता होंगे जिसकी चुनौती के जो भी वोटर होंगे, जैसे चुनौती जैसे प्रथम मतदान अधिकारी के पास चुनौती होगी, या ASD का प्रकरण होगा जिसमें एब्सेंट शिफ्टेड और डेथ वाले जो प्रकरण होंगे उनके मामले हैं वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी को सौंप दें और अपना काम है वो जारी रखें। पीठासीन अधिकारी है इन मामलों को निपटाएंगे। अब जैसे निवेदित पत्र क्या होता है, ASD क्या होता है, इसके संबंध में मैं अलग से पूरा वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। तो अगला जो काम होगा कि यदि मतदाता सूची में मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम कुछ गलत मुद्रित हो गया है, परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि मान लो मतदाता सूची में किसी का नाम अशोक वास्तविक नाम है और अशोक आ गया, या कोई मामूली सी मिस्टेक है और वास्तव में लगे कि व्यक्ति सही है, उसकी आयु लगभग सही है और नाम सही है, थोड़ा सा अगर कोई टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करना है। उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाए, एजेंट को किसी तरह को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो और ये सुनिश्चित हो जाए कि जो मतदाता आया है वही वास्तविक मतदाता है, तो उसको मत देने के लिए अनुज्ञात करना है, अलाउ करना है।
जो छोटी मोटी मुद्रण की त्रुटियां हैं उनको इग्नोर करना है। अगला मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जैसे पीओ जो 1 होंगे उनको किस तरीके से काम करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति मतदान के लिए आएगा तो जैसे क्रम संख्या 19 वाला व्यक्ति आ गया और अगर ये महिला है तो सबसे पहले तो उसके फोटो को छोड़ करके इस तरीके से ये तिरछी लाल लाइन है, इस तरीके से लाइन खींचनी है। जो भी मतदाता आता है उसकी लाइन खींचनी है। उसके बाद में अगर महिला है तो उसके जो क्रम संख्या है जैसे यहाँ 19 है इस पर गोला करना है। और अगर वो इपिक लेकर के आ रहा है यानी मतदाता जो पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा जारी है वो लेकर आता तो ई लिखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ ई लिखा हुआ है। और मान लो जैसे यहाँ ये 24 नंबर का मतदाता है, अगर ये 24 के ऊपर घोड़ा है इसका मतलब ये महिला है। और यहाँ जो लाइन खींचनी है तो लाइन महिला पुरुष सभी की खींचनी है। महिला है तो उसके जो भी क्रम संख्या उसके ऊपर घोड़ा करना है। और अगर जैसे यहाँ ये इपिक लेकर के नहीं आई, अन्य कोई दस्तावेज लेके आइए तो इसको डी लिखना है। यहाँ जैसे डी लिखा हुआ है, यहाँ ई लिखा हुआ है, तो आप इससे क्लियर हो जाएं कि ई का मतलब है वो इपिक लेकर के आई है, ये महिला इपिक लेकर के नहीं आई, इसकी जगह कोई अन्य दस्तावेज लेकर के आई है तो उसको डी लिखना है। ये लाइन तिरछी लाइन है, उन फोटो को छोड़ करके वो महिला पुरुष सभी की खींचनी है। और इसके अलावा जो भी महिला है उनके क्रम संख्या पे गुणा करना है। अब जैसे ये पुरुष है, यहाँ जैसे पुरुष है तो यहाँ पुरुष के ई लिखा हुआ है यानी इपिक लेकर आया है और यहाँ लाइन खींची हुई है लेकिन घोड़ा नहीं किया हुआ। घोड़ा नहीं किया हुआ इसका मतलब ये पुरुष है। अगर घोड़ा किया हुआ है जैसे 25 नंबर पे घोड़ा किया हुआ है तो ये महिला है। तो जब भी आप फाइनल चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे उसके बाद में जब आप काउंटिंग करेंगे कि कितने लोगों ने अपने इपिक का प्रयोग किया तो उसमें आपको जब ई काउंट करेंगे प्रत्येक पेज में से आप ई काउंट कर लेंगे तो इपिक उपयोग करने वाले मतदाता जो भी है उनका आंकड़ा आपको मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी PO1 के लिए कि एक तो इस तरीके से लाइन खींचनी है, प्रत्येक जो भी मतदाता मतदान करने आता है उसके नाम को फोटो को छोड़ करके तिरछी लाइन खींचनी है। महिला अगर है तो उसके क्रम संख्या पे घोड़ा लगाना है। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके स्टार या स्टिक लगाना है। और अगला जो काम है वो द्वितीय मतदान अधिकारी का, तो द्वितीय मतदान अधिकारी के जो भी काम होंगे वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको मैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी जो PO2 है उसके क्या काम होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका PO2 की भी है। और बात करें तो सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक चैन या टीम वर्क है जिसमें एक भी अगर चैन या कड़ी कमज़ोर होती है तो पूरी मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर एक भी व्यक्ति ढीला होता है तो जो भी मतदान है वो धीरे शुरू होगा या धीरे चलेगा और आपको शाम को 5-6 बजे जो भी अंतिम समय होगा मतदान का उसके बाद में लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश ये करें कि यथा शीघ्रता से काम करें लेकिन पूरे जाँच के बाद में और जो भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उसकी पालना करते हुए काम करें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि PO1 के क्या कर्तव्य है, क्या क्या काम उनको करने हैं। मैं आपको एक बार समराइज करा दूं कि PO1 है वो सबसे पहले तो जो चिन्हित मतदाता सूची है, निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति उसका प्रभारी होता है, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना उसका काम है। PRO की अनुपस्थिति में पूरे बूथ को संभालना PO1 का काम है। इसके अलावा जब भी मतदाता आता है उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद में उसके फोटो को छोड़ करके उसका जो भी क्रम संख्या वाला जो बॉक्स है उसमें तिरछी लाइन खींचनी है लाल लाइन से, लाल पेन से। और अगर कोई महिला है तो उसके घोड़ा लगाना है क्रम संख्या पे। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके स्टार लगाना है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति मतदाता इपिक लेकर के आता है तो उसको ई उसके जगह लिखना है। और अगर इपिक के अलावा कोई अन्य दस्तावेज लेकर आता है तो वहाँ डी लिखना है। डी का मतलब अन्य जो भी डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा है तो उसका डी लिखना है, आधार पैन कार्ड वगैरह कोई भी है तो डी लिखना है। ये महत्वपूर्ण काम है वो PO1 के हैं। PO2 और PO3 के क्या काम होंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में आपकी मैंने पहले बता दिया कि ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या चुनाव आयोग की तरफ से अगर कोई नया अपडेट आता है तो हो सकता है उसमें कुछ अपडेट हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो अगर कोई नया अपडेट आ गया तो भी मैं आपको वीडियो बना करके सूचित करूँगा। तो चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।